और फिर पेड़ की छाल या पत्तों से उसे बांध दिया और स्रोत कहता है कि वो दोस्त ठीक हो गया। अरे वाह, इसी घटना के बाद ही जिज्ञासा उन्हें चिकित्सा की दुनिया में खींच लाई। एकदम सही। और इसी ज्ञान की प्यास ने उन्हें घर से दूर भेजा, काशी यानी आज का वाराणसी या बनारस। हाँ, शिक्षा का वो प्राचीन गढ़। वहां उन्होंने आचार्य दिवोदास धन्वंतरी से आयुर्वेद सीखा और खास तौर पर शल्य चिकित्सा पर जोर रहा। आचार्य धन्वंतरी, उन्हें तो आयुर्वेद में भगवान का दर्जा प्राप्त है। हाँ बिल्कुल। तो सुश्रुत ने, समझ लीजिए, सबसे अच्छे गुरु से ज्ञान लिया। लेकिन सीखना आसान नहीं रहा होगा उस समय। मतलब आज की तरह किताबें, लैब, ये सब तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं था। ज्ञान ज्यादातर सुनकर, याद करके, गुरु जो बताते थे उसे कंठस्थ करना होता था और फिर उसे अमल में लाना। ये श्रुति और स्मृति पर आधारित परंपरा थी। एकाग्रता बहुत चाहिए थी। बाप रे, मतलब सिर्फ सुनना, याद रखना ही नहीं, उसे करना। सर्जरी जैसे काम में तो जरा सी चूक, हाँ, बहुत भारी पड़ सकती थी। तो फिर सवाल ये है कि वो प्रैक्टिस कैसे करते थे। ये बात मुझे बहुत उत्सुक कर रही है। हाँ, और यही उनकी शिक्षा की मतलब सादगी और गहराई दिखती है। जानकारी जो है वो बताती है कि अभ्यास के लिए बड़े अनोखे तरीके थे। जैसे छीरा लगाना सीखना है तो शायद खीरा, ककड़ी, तरबूज या लौकी जैसी सब्जियों पर अभ्यास करते थे। सब्जियों पर? अच्छा। हाँ, और मान लीजिए नस या धमनी में से रुकावट निकालनी है तो उसका अभ्यास कमल के डंठलों पर होता था। कमाल है, मतलब प्रकृति ही उनकी लैब थी। हाँ बिल्कुल। और टाँके लगाना, वो कैसे सीखते थे? हाँ, वो कैसे? उसके लिए शायद चमड़े के टुकड़ों या मोटे कपड़ों पर सुई धागे से सिलाई करते थे। अच्छा। और ताजे मांस के टुकड़ों पर चीरा लगाकर फिर उसे सिलकर असली ऑपरेशन की तैयारी होती थी। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यही लगातार और कड़ा अभ्यास था जिसने उनके हाथों को साधा। सही बात है। और कमाल की बात यह है कि साधन कम थे, पर तरीके कितने सटीक खोजे थे उन्होंने कौशल बढ़ाने के लिए। ये दिखाता है कि ज्ञान के लिए सिर्फ साधन नहीं, सोच और अभ्यास जरूरी है। बिल्कुल। और इसी तैयारी का नतीजा था उनका वो काम जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया, राइनोप्लास्टी। मतलब नाक को फिर से बनाने की सर्जरी। हाँ, जिसे आज की प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत कह सकते हैं हम। हाँ। उस समय के बारे में भी सोचना जरूरी है। कहते हैं कि उस जमाने में कुछ अपराधों की सजा के तौर पर नाक काट दी जाती थी। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार था, बहुत बड़ा अपमान। सुश्रुत ने शायद इस पीड़ा को समझा और इसका हल निकाला। उनकी तकनीक तो इसे आज पेडिकल फ्लैप कहते हैं। फिर त्वचा के जिंदा टुकड़े को वो नाक वाली जगह पर लाते थे, सही आकार देकर सिल देते थे। और जब वो त्वचा वहां अच्छे से जुड़ जाती थी तब उस जुड़े हुए सिरे को काट देती थे। कमाल है ये समझना कि त्वचा को जिंदा रहने के लिए खून चाहिए और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हजारों साल पहले। हाँ, यही तो उनकी दूरदर्शिता है। यही सिद्धांत आज भी मुश्किल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का आधार है। वाकई अद्भुत। और ये भी पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ राइनोप्लास्टी ही नहीं की। उनकी किताब सुश्रुत संहिता, उसमें 120 से ज्यादा तरह के सर्जिकल औजारों का जिक्र है। हाँ, 120 से ज्यादा। और उनके नाम भी बड़े रोचक थे। सिंह मुख, सर्प मुख, जैसे उनके आकार या काम के आधार पर। अच्छा, और ये बनते किस चीज से थे? शायद लकड़ी, हड्डी या धातु से। और जैसा आपने कहा, सिर्फ औजार नहीं, सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा तरह के ऑपरेशनों का वर्णन है। 300? क्या क्या शामिल था उसमें? अरे बहुत कुछ। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, टूटी हड्डियों को जोड़ना, पेट के ऑपरेशन, यहाँ तक के सिजेरियन सेक्शन का भी जिक्र मिलता है। ये तो उस जमाने के हिसाब से एक पूरा मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया था। निश्चित रूप से। और उसमें सिर्फ ऑपरेशन कैसे करें ये नहीं था, ऑपरेशन से पहले क्या तैयारी करनी है, दौरान में क्या सावधानी रखनी है, बाद में मरीज की देखभाल कैसे करनी है, सब कुछ। बड़ी बात रही होगी। सही। ये सब मिलकर सुश्रुत संहिता को एक बहुत ही समग्र ग्रंथ बनाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, सुश्रुत की महानता सिर्फ उनके ऑपरेशन करने के हुनर तक नहीं थी, उनका एक साफ चिकित्सा दर्शन भी था। 2 बातें खास तौर पर सामने आती हैं। क्या थी वो? पहली, कि एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज ना करे, बल्कि पूरे मरीज को देखे, उसका शरीर, मन, उसकी जीवन शैली, सब कुछ। अच्छा, जिसे आज हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। मरीज को सिर्फ एक केस नहीं, एक इंसान समझना। और दूसरी बात? दूसरी और शायद सबसे जरूरी, स्वच्छता ही सबसे बड़ी दवा है। स्वच्छता, साफ सफाई। हाँ,
ऑपरेशन के दौरान बाद में औजारों को साफ रखना, शायद उबालकर या धूप में रखकर कीटाणु रहित करना, घाव को साफ रखना, इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। बिल्कुल, उनकी गहरी समझ को दिखाता है ये। और आज भी अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल कितना जरूरी है ये हम जानते हैं। वाकई ये दोनों बातें तो आज भी उतनी ही जरूरी है। और उनकी वो किताब सुश्रुत संहिता, वो तो आज भी आयुर्वेद और चिकित्सा पढ़ने वालों के लिए खजाना है। हाँ, बुनियादी ग्रंथ है। उसमें सर्जरी के अलावा शरीर विज्ञान, दवाएं, रोग निदान, यहाँ तक कि मेडिकल एथिक्स पर भी लिखा है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, सुश्रुत को तो पूरी दुनिया में फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। हाँ, ये सम्मान उन्हें पूरी दुनिया में मिला है। उनका काम सरहदों के पार चला गया। ये उनके योगदान के असर को दिखाता है, कितना गहरा और टिकाऊ असर। और अंत में अगर सुश्रुत के जीवन से एक सबसे बड़ी सीख लेनी हो तो वो शायद यही है, मेहनत और अभ्यास से चमत्कार संभव है। सही, सुश्रुत का कौशल सिर्फ ज्ञान पर नहीं, अनगिनत घंटों के अभ्यास पर टिका था। बिल्कुल। तो हमने आज देखा कि कैसे एक बच्चे की जिज्ञासा उसे ज्ञान की राह पर ले गई, कैसे गुरु के मार्गदर्शन और खुद की कड़ी मेहनत ने उसे एक असाधारण सर्जन बनाया। हमने उनकी राइनोप्लास्टी जैसी क्रांतिकारी तकनीकों को जाना और उनके मरीज के प्रति नजरिया, स्वच्छता पर जोर, ये सब बातें जानी। हाँ, और इन सब ने मिलकर सुश्रुत को इतिहास में खास जगह दिलाई। कृपया हमारे चैनल किड्स जोन रियल लाइफ मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स पर जाएं और साझा करें। तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें। उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।